नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2000 परीक्षा जो 23 होना है। प्राइमरी टीचर की बात करेंगे। लगभग 79,000 के आसपास वैकेंसी है जो सभी के लिए यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जो कैंडिडेट सी-टेट क्वालिफाइड है प्राइमरी में, वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो बम्पर भर्ती है। बम्पर भर्ती के साथ साथ आज हम ये दोस्तों प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर लेकर आए हैं, क्योंकि एक महीने का वक्त है सभी के लिए और इसमें 120 प्रश्न रहने वाले हैं। किन किन टॉपिक रहेगा? प्राथमिक गणित का टॉपिक रहेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण रहेगा, सामान्य जागरूकता रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, पर्यावरण और भूगोल। ये आपके टॉपिक है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से 120 प्रश्न रहने वाले हैं। क्या आप सभी तैयार हैं इन 20 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? बिहार में प्राइमरी टीचर बनने के लिए सभी का वेलकम, अभिनंदन है। यहाँ पे हर भाई बहन गृहिणी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, इस मॉडल पेपर को अटेंड कीजिएगा। जिसमें से पहला प्रश्न है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो आप सभी लोग जानते हैं जो NEP 2020 जो पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी में भारत देश का पहला राज्य आपका उत्तराखंड बना। उत्तराखंड सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन पर बाल वाटिका को उद्घाटन कर इस प्रक्रिया का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है कोविड-19 टीकाकरण से, साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेध से या शराबबंदी से? तो बिहार में ऑपरेशन जो प्रहार है किससे संबंधित हो जाता है? तो शराबबंदी से आपका हो जाता है। बिहार पुलिस ने 2022 में अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को जो है आरंभ किया है। इससे राज्य में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी के नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो है ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है भारत में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP की गणना करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या भारतीय रिजर्व बैंक? तो वह संगठन जो भारत में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP की गणना करता है वह कहलाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जी हाँ, NSO की बात करेंगे। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO को बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिला दिया गया है और इस विलय को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? तो 23 मई 2019 को जो है मंजूरी सरकार ने दी थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या होता है? सभी बताइएगा। तो आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप यहाँ पे क्या हो जाता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करेंगे। IIP का भारत एक सूचकांक है जो एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे खनन, बिजली, विनिर्माण के विकास को दर्शाता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करेंगे, डी ऑप्शन की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है बिहार प्राइमरी टीचर को फतेह करना, सिलेक्शन पाना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? अवध के, बिठूर के, जगदीशपुर के या बैरकपुर के? सभी कमेंट कीजिएगा। तो कुंवर सिंह जो है किस राज्य के जमींदार थे? वह दोस्तों जगदीशपुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है? बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम या बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम? जी हाँ दोस्तों, तापक्रम विलोमता का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है और वह होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था?
शीलभद्र, विजयसेन, मनु या जीवक की बात कर रहे हैं। मगध शासक बिंबिकार का चिकित्सक पूछा जा रहा है और दोस्तों जीवक था। मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। जीवक को बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत के उपचार के लिए उनके दरबार में भेजा था। जीवक ने भगवान बुद्ध का भी उपचार किया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। बिहार में जो एक तुर्क सत्ता थी उसका वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है। मलिक हुशामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम या दरिया खा नुहानी की बात कर रहे हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक जो संस्थापक था वह था इब्न बख्तियार खिलजी। इसने 1193 से 1202 ईस्वी तक संपूर्ण बिहार पर अधिकार जो है कर लिया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, बिहार तथा उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी। 1920-21 की बात करते हैं। इस पद पर नियुक्त होने वाले वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। और इसके बाद दोस्तों 1915 में ये बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू की बात करेंगे। या दोस्तों 19वीं सदी के जगदीश विद्रोह के संस्थालों विद्रोह में सबसे प्रभावी विद्रोह था। इस संस्थाल हुल के नाम से भी जाना जाता था। हुल का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह या बगावत। और सताल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 नाम याद रखिएगा। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है। पृथ्वी, बृहस्पति, सूर्य या शनि। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड पूछा जा रहा है और वह होता है दोस्तों सूर्य। सूर्य सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। और सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत शिशुनाग, महापद्मानंद, कालाशोक, उदयभद्र। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके जो है राज्यकाल में हुआ था और वह दोस्तों जाता है कालाशोक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यह अकबर द्वारा बनाया गया एक प्रार्थना कक्ष या मीटिंग रूम कह सकते हैं, फतेहपुर सीकरी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी बम्बई में दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी। बम्बई में दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला, निम्न में से कौन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं काकोरी कांड से अशफाक उल्ला खां संबंधित है, राजेंद्र लहड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन शूरसेन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं। देखिए सभी लोग जानते हैं 9 अगस्त 1925 में एक काकोरी कांड एक ट्रेन लूट से जुड़ी घटना है। इसको हम हमेशा जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लहिड़ी और अन्य कई क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारों ने इस घटना को अंजाम दिया था।
आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। जब ट्रेन लखनऊ के करीब 8 मील की दूरी पर थी, तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकवाया और सरकारी खजाने को लूटा था। सूरसेन आपके काकोरी कांड से संबंधित नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है? वह कहलाता है भाग 3। जी हाँ, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? और वह दोस्तों 73वां संशोधन की बात करें। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो स्थित है आप सभी लोग जानते हैं, द हेग। हेग में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से यह एक माना जाता है। इसका उद्घाटन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। द हेग का उद्घाटन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1946 ईस्वी में हुआ था। सन भी आपको रिमाइंड करते जाना है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है? और यह सूची समवर्ती सूची। जी हाँ, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन जो विषय है ये भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़िएगा, फ्री में नोट्स और PDF फाइल प्राप्त कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा ताकि TT शिक्षक भर्ती से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नीति निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित? जी हाँ, ऐसी नीति निदेशक सिद्धांत जो आपकी विदेश नीति से संबंधित हो और वह कहला जाती अनुच्छेद 51। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि की बात करते। अनुच्छेद 51 की बात करेंगे। दोस्तों, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है? करेवा। जी हाँ दोस्तों, करेवा की बात करेंगे। करेवा की बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर में करेवा अर्थात केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से हिम नदी, चिकनी मिट्टी, दूसरे पदार्थ की जो हिमोड़ पर मोटी परत होती है उस रूप में यह पाई जाती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सेल का उदाहरण है? सभी लोग जानते हैं जो सेल होता है, औषधि सेलों का निर्माण 3 चरणों में होता है। एक होता है सेलों का विखंडन, जिसमें अग्नेय, औषधि आते हैं, कांति चट्टानें आती हैं। दूसरा होता है टुकड़ों का परिवहन या निक्षेपण। तीसरा होता है शिलीभवन। ठीक है, 3 प्रकार की है, 3 चरणों में यह औषधि सेलों का निर्माण होता है। तो सेल इज द फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, किसकी ओर होती है? जी हाँ, आपने नाम सुना होगा कि जो पुच्छल तारा होता है उसकी पूंछ की दिशा जो है सदैव किस तरफ होती है? तो दोस्तों सूर्य की ओर होती है, क्योंकि पुच्छल तारा जो होता है वह सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस से बने हुए जो छोटे छोटे खंड होते हैं उनसे होता है और यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा भी करता है। ठीक है, तो सूर्य से दूर की ओर सदैव जो है ये होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? देखिए, जब भी भ्रंश की बात की जाती है एक ही नाम आता है और दोस्तों मानेन। मानेन भ्रंश से यह संबंधित हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? देखिए, अरनिया हो गया, आटाकामा हो गया, कालाहारी हो गया, ये तीनों उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। लेकिन जो गोबी का मरुस्थल है ये उष्णकटिबंधीय नहीं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में 5 से लेके 30 डिग्री अक्षांश के बीच क्षेत्रों में स्थित होता है। क्योंकि जो गोबी है दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक, जहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री के नीचे भी रहता है। तो जो गोबी का है यह मंगोलियन शब्द हो जाता है, जल रहित स्थान, इसलिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं होगा।
निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? जी हाँ, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जो महाद्वीप के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त होती है और वह कहलाती है ग्लोब। ग्लोब शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनूप आदि क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है? जी हाँ, भारत में जो है प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है? तो दोस्तों रानीगंज। दामोदर नदी के तट पर रानीगंज अर्थात पश्चिम बंगाल में खोदी गई थी। 1774 ईस्वी में यहाँ से वाणिज्यिक स्तर पर कोयला खनन प्रारंभ किया गया था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पूछी जा रहा है और वह दोस्तों है भील। जी हाँ दोस्तों, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी की बात करेंगे, भील की है। और दूसरे स्थान पर आता है फिर गोंड। ठीक है, पहला नंबर आता है भील का और दूसरे नंबर का आता है गोंड। तो दोनों चीज़ों को रिमाइंड कर लेना है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदी के द्वारा होता है। इससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अंग्रेजी का वर्णमाला जो यू है और यह अपर्दन के कारण दोनों किनारे काफ़ी समांतर और अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं, जिससे यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना? तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94163 वर्ग किलोमीटर और इसकी कुल जनसंख्या अगर पूछा जाता है तो 104099452 और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यह बिहार जो है कौन सा राज्य? क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आपका बिहार राज्य। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के कुमार स्वामी की बात करेंगे। डी ऑप्शन की बात करेंगे। लोक कला का संबंध किससे है दोस्तों? तो लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से होता है, क्योंकि सामान्य जनमानस की बातचीत जो व्याप्त कला के विभिन्न रूप होते हैं उनकी प्रकृति स्थानीय होती है। जैसे बिहू, बिहू एक लोक नृत्य है और झिझिया भी एक लोक नृत्य है। बिहू के साथ एक आता है झिझिया। ठीक है, तो बिहू और झिझिया दोनों लोक नृत्य की बात करते हैं जो कि क्षेत्रीय कला होता है। ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं दोस्तों? तो ज्यामितीय डिजाइन जो होती है, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृतियों को ही ज्यामितीय डिजाइन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। अगला है एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो एपड़ का संबंध उत्तराखंड राज्य से हो जाता है। सही ऑप्शन सही कर लीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत में ऋतुओं की कुल कितनी संख्या मानी गई? तो हिंदुस्तानी संगीत में ऋतुओं की जो संख्या मानी गई वो 22 मानी गई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ जो योग दर्शन है उसके लेखक कौन है? योग के संबंध में एक ग्रंथ है योग दर्शन और उसकी लेखक कौन है? तो महर्षि पतंजलि की बात करें। अगला प्रश्न है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीन नामक जो प्रोटीन है यह मक्का फसल से संबंधित हो जाता है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है?
तो गाय की जो दोस्तों थार पारकर नस्ल होती है, यह दुकाजी उद्देश्य की कहलाती है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल दोस्तों 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रमुख जलवायु के संदर्भ में एक भूमि की इकाई है जो एक निश्चित सीमा के अंदर जो होता है, फसलों की किस्में एवं जो जोते या जोतने वाले के लिए उपयुक्त होती है। तो 15 की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, केसर जो है प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्पवर्तिका से, पत्ती से, बाह्य दलपुंज से या कलिका से प्राप्त किया जाता है? तो केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो केसर दोस्तों पुष्पवर्तिका से जो है प्राप्त किया जाता है। यह स्थान कश्मीर व दक्षिण यूरोप में स्थित है। यह स्पेन से मुंबई तक आता है और भारतवर्ष के बाज़ारों में बिकता है। ईरान, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, चीन, फारस आदि केसर शुद्ध होता है। अनेक ठंडे देशों में इसकी खेती होती है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? सभी लोग बताइए। तो मानव शरीर में सभी लोग जानते हैं 24 पसलियां होती। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव के लिए करता है या लगाया जाता है? तो टीएबी का जो टीका होता है, मियादी बुखार रोग से बचाव के लिए यह टीका लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है या किस दिवस पे मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सभी लोग बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया है, सभी लोग जानते हैं, स्टेटस आपने लगाया होगा। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, जो गोंद का कलफ होता है किन वस्त्रों में किया जाता है? तो रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्रों में गोंद के कल्प का जो है उपयोग किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में क्या क्या मिला के शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर 7, 8, 12 या 11 होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? वह होते हैं दोस्तों 12। कितने होते हैं? 12 स्वर होते हैं। चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ध्रुपद, तराना, धमार या ख्याल? तो चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? वह दोस्तों है ध्रुपद। जी हाँ दोस्तों, चार ताल का प्रयोग ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। इनमें से कौन तबला वादक नहीं? देखिए, पंडित किशन महाराज जी तबला वादक थे, अहमद जान थिरकवा और जाकिर हुसैन, लेकिन रामदास शर्मा जी ये तबला वादक नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही कर लिया। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? जी हाँ, प्रथम राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो यह मुंबई में आयोजित हुआ। बी ऑप्शन सही कर लेना। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किया है प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, रूसो या राधा कृष्ण। तो आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचार जो आपके हो जाता है स्वामी विवेकानंद की बात कर। बी ऑप्शन सही कर लें दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपके 1952 में शुरू किया गया, लेकिन सर्वप्रथम दोस्तों 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा गोरखपुर जिले में एक
प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई थी। इसकी सफलता से प्रेरित होकर जनवरी 1952 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें भारत में व्यापक ग्रामीण विकास के लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया और ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम समुदाय विकास योजना रखा गया। तब 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर में 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना का आरंभ किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। किसने दिया था? किस मामले पर दिया गया था? गोलकनाथ, सज्जन सिंह, केशवानंद भारती, शंकरी प्रसाद के मामले में। तो भारत में उच्चतम न्यायालय से ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, वह दोस्तों केशवानंद भारती के मामले में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक दोस्तों सुनवाई हुई थी। और उच्च न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? और वह दोस्तों अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 201। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वह निर्वाचक मंडल द्वारा तो किया जाता है, लेकिन वह सदस्य किसके होते हैं? वह सदस्य जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं? दक्षेस आपने सुना होगा। देखिए, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो दक्षेस का सदस्य नहीं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। केंद्रिक बीज की संतति कौन सी कहलाती है? जो केंद्रिक बीज की संतति होती है वह पंजीकृत बीज कहलाती है। या प्रजनन बीज की बात करते हैं। तो दोस्तों, ना पंजीकृत बीज, ना आधारी बीज, ना ही आपका प्रमाणित बीज। तो केंद्रिक बीज की संतति क्या कहला जाती है? प्रजनक बीज कहला जाती है। क्या होगा यहाँ पे? प्रजनक बीज को केंद्रीय बीज की संतति कहते हैं, ना कि पंजीकृत की। तो प्रजनक बीज की बात करें। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा संस्थान भोपाल में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या हैदराबाद में? सभी कमेंट कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। केंद्रीय औषधि सुसंगित पौधा संस्थान ये दोस्तों आपके लखनऊ शहर में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा होता है? माल्टा, जामुन, केला या बेल? क्या बनाना है? मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो फल होता है वह होता है माल्टा। पहला ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा।
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या इनमें से कोई? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? और दोस्तों आपके कर्नाटक पर स्थित। पहला ऑप्शन सही हो जाए। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? सल्फाइड, पेक्टिन, सल्फर डाइऑक्साइड या शर्करा? जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो दोस्तों वह कहलाता है शर्करा। जी हाँ, जेली बनाने में शर्करा परिरक्षक का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली या अरुणा आसफ अली? जी हाँ, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली। जी हाँ, 2017 में देश ने भारत छोड़ो, जिस अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई 2017 को। इस आंदोलन से जुड़े कुछ कई पक्ष पर चर्चा की गई और जिसमें भारत छोड़ो का नारा भी शामिल था। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत छोड़ो का आंदोलन जिक्र करते हुए भी कहा था। यूसुफ मेहर अली का नाम भी उन्होंने लिया था, क्योंकि मेहर अली जो है वह शख्स थे जिन्होंने क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो का नारा दिया था। सी ऑप्शन सही हो जाए। दोस्तों इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? या वह प्रथम नेता जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया हो? सभी बताइएगा। और दोस्तों एन.एम. लोखंडे। जी हाँ दोस्तों, 1890 की बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन भारत की पहली ट्रेड यूनियन के संस्थापक एन.एम. लोखंडे नारायण मेघाजी लोखंडे थे। इनका पूरा नाम एलएम मतलब नारायण मेघाजी लोखंडे। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, इन तीनों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। भारत की जो संवैधानिक समस्या है इसको सुलझाने के लिए लंदन में 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931, जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अन्य नेता भी थे, महादेव देसाई, मदनमोहन मालवीय, देवदास, गांधी, घनश्याम, मीराबेन थी, बिरला भी शामिल थे, घनश्याम बिरला, किंतु जवाहरलाल नेहरू इसमें भाग नहीं लिए थे। इसके बाद 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, केवल कांग्रेस ने भाग लिया था 7 सितंबर 1931 के आयोजित जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? और वह दोस्तों अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। लेकिन कांग्रेस के आनंद मोहन बसु जब मद्रास अधिवेशन हुआ था
भूपेंद्र बसु की बात करते हैं, मद्रास अधिवेशन हुआ था तब अबुल कलाम आज़ाद को 1923 में। दिल्ली विशेष अधिवेशन के तथा जवाहरलाल नेहरू 1929, 30, 36, 37, 51, 53, 54 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनमें से सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, वैवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? वैवेल, तो वैवेल जो योजना है यह आपके 1945 में जो है, जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के साथ विजयी हुआ था, इसके पश्चात जो है तत्कालीन भारतीय वायसराय वेवेल भारत में जो व्याप्त गतिरोध थे उसको दूर करने के लिए 1945 में इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारत मंत्री एमरी के साथ भारत के बारे में सलाह मशवरा किया। ठीक है, तो कब किया था? 1945 में जो है वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित है? और वह हो जाता है शूरसेन। शूरसेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था, इसलिए चटगांव विद्रोह की शूरसेन से संबंधित हो जाता है। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित? आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सभी बताइएगा। आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय है वह रंगून में स्थित है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। किसके? कैप्टन मोहन सिंह के। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था जिसका मुख्यालय रंगून था और यही आज़ाद हिंद फौज का भी प्रधान कार्यालय था। इनमें से किसने गदर पार्टी का गठन किया? जी हाँ, गदर पार्टी। तो लाल हरदयाल। 1913 में दोस्तों 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता लाल हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकत उल्लाह के सहयोग से गदर दल का गठन किया। अन्य देशों में भी इनकी शाखाएं खोली थी और रास बिहारी भी इसके महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं। रास बिहारी भी गदर पार्टी के सदस्य थे, लेकिन गठन किसने किया था? लाल हरदयाल ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? गोलमेज हमने तीनों आपको डिटेल के साथ बताया था। कांग्रेस ने केवल जो 1931 का गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें भाग लिया था, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन है? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर या उपयुक्त में से कोई? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन है? BR अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, सन 1930 से लेकर 32 तक के बीच इंग्लैंड में आयोजित 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, भारत की ओर से भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, 1930, 31 और 32। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? जी हाँ, अभिनव भारत को किसने संगठित किया था? अब दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में की थी। उन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोतगत्वा क्या हो जाएगा? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा। जो जलीय जीवन है उनके लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? सरकार ने जो बाघ परियोजना निकाली, इस बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस बाघ परियोजना का उद्देश्य भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। भारत सरकार ने भारत को राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने का उद्देश्य जो है 1 अप्रैल 1973 बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस समय देश में कुल 25 अभयारण्य में बाघ परियोजना चल रही है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य राष्ट्रीय पशु बाघ को लुप्त होने से बचाना है और उनके लिए उचित प्राकृतिक आवास और अवैध शिकारियों का संरक्षण प्रदान करना। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से कौन जो है पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप वह कहलाता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। मैदानों में परिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? वह होना चाहिए लगभग 33%। मैदानी क्षेत्र में परिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वनावरण का न्यूनतम प्रतिशत 33% होना चाहिए। दोस्तों, परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? जी हाँ, परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले और कोई नहीं, एजी टांसले। जी हाँ, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने वैज्ञानिक ने 1935 में किया था। जीवी समुदाय तथा निर्जीव वातावरण के संबंध को परितंत्र अर्थात इकोसिस्टम या इसके अध्ययन को परिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी कहते हैं। एजी टांसले। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आपकी स्क्रीन पर कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। कारण यह है कि यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। देखिए, इन ऑप्शनों को देखा जाए कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में जारी विज्ञप्ति में प्लास्टिक की थैलियों की समस्या से निपटने के लिए उपाय तो किए गए थे, लेकिन यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती, यह गलत दिया गया। केवल पहला कथन हमारा सही दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे जो देखेंगे सी ऑप्शन दे रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। इसी प्रकार दूसरा कथन है कि दिल्ली प्रशासन पत्तियों को जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया। कारण यह है कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। नीचे फिर वही आपकी कूट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली प्रशासन पत्तियों को जलाने से रोक लगाने तो जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र भी घोषित किया है, लेकिन हमारा कारण यहाँ पे आर गलत है। दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है, यह गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कि ए सही है परंतु आर गलत है, यहाँ पर भी सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्रदूषण किसके कारण होता है। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है समपरिस्थिति के लिए सही दिया गया है? किसके लिए?
समपरिस्थिति के लिए कौन सा कथन सही दिया गया है? और वह यह कथन है कि यह जैव समुदायों को जटिल पारंपरिक संबंधों को अध्ययन है। समपरिस्थिति क्या है? यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों को अध्ययन है। यह संबंधों का अध्ययन है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी कथन दिया गया है कि सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। कारण यह कि सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों बातें सही दी गई। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या हो रही है। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है? सभी जानते हैं लगभग। इकोलॉजी के जनक जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकले हैं, अर्नेस्ट हेकल। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसरे ने किया था 1935 में। पारिस्थितिकी शब्द या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द अगर आता है, लेकिन पारिस्थितिकी के जनक पूछा जाएगा तो अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, दोनों चीजें समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र यहाँ पे कौन सा कहला जाएगा? जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र वह कहला जाएगा अनुवांशिक विभिन्नता। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र किसके होते हैं? अनुवांशिक विभिन्नता के होते हैं। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। किसके? जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर किस अनुक्रम में बढ़ता है? और वह अनुक्रम है जलपादप, घोंघा, मछली और पक्षी। जलीय परिवर्तन में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का निम्न स्तर जो होता है वह निम्न अनुक्रम में बढ़ता है। जलपादप, घोंघा, मछली, पक्षी। अतः भारत सरकार ने डीडीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे हानिकारक रसायन के रूप में रखा गया है। ठीक है, डीडीटी। दोस्तों, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? जी हाँ दोस्तों, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? और वह दोस्तों आगरा। उत्तर प्रदेश स्थित आगरा नगर महान मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व की एक अनुपम धरोहर है। यहाँ पर संगमरमर निर्मित ताज आज पर्यावरण प्रदूषण के एक शिकार होने पर अप्रतिम सौंदर्य को खोता जा रहा है। नगर की परिधि और पास में स्थित तेल शोधक कारखाने, चमड़ा उद्योग, निकलने वाली जहरीली गैसें, रसायन प्रदूषण ये कारक हैं। पेट्रोल डीजल चलित वाहनों से निकलने वाली गैसें भी ताजमहल को प्रभावित कर रही हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब को देखते हुए नगर के उद्योगों एवं स्वचालित वाहनों को प्राकृतिक गैस पर ही आधारित उद्योग और वाहनों के संचालित होने का आदेश दिया। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं? देखिए, रिक्तीकरण के लिए प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC-12 हो गया, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म हो गया, और अग्निशामक में प्रयुक्त हेलन 12 हो गया। लेकिन ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही कर लेना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है?
और वह दोस्तों है सामुद्रिक। संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग जो है जल और 29% जो है स्थल। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल की अगर बात करें, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना होता है, सभी ध्यान दीजिएगा। 510, 100 और 448 वर्ग किलोमीटर। अगला है ग्लोबी ताप वृद्धि के संबंध में कथनों पर विचार करना। जो ग्लोबी ताप वृद्धि हो रही है, ग्लोबी ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होती है। यदि ग्लोबी ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह पर 1 मीटर तक बढ़ना संभावी होगा, या विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। यह संभावना कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। अब इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही हो दिया गया है वह हमें बताना है, ठीक है। इनमें से देखा जाए तो हमें चारों ऑप्शन सही दिए गए। ग्लोबी ताप वृद्धि के संबंध में चारों कथन हमारे सही दिए गए, अर्थात यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला कथन, दी गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी कार्ड बॉक्स हैं, सभी बॉक्स टार्च है, सभी टार्च जूते हैं। निष्कर्ष यह है कि सभी जूते टार्च है, सभी टार्च बॉक्स है, सभी बॉक्स कार्ड है, ये सभी कार्ड जूते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखा जाए केवल निष्कर्ष 4 का अनुसरण करता है। सभी कार्ड जूते हैं। देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है कि सभी जूते टार्च हैं, इसका अनुसरण नहीं हो, क्योंकि सभी टार्च जूते हैं इसलिए संभव है लेकिन निश्चित रूप में सत्य नहीं है। सभी टार्च बॉक्स अनुसरण नहीं, चूंकि सभी बॉक्स टार्च हैं इसलिए यह संभव नहीं है लेकिन निश्चित रूप में सत्य भी नहीं। सभी बॉक्स कार्ड है, ये भी अनुसरण नहीं हो, चूंकि सभी कार्ड बॉक्स हैं इसलिए यह संभव है लेकिन निश्चित रूप से सत्य नहीं कह सकते। लेकिन सभी कार्ड जूते हैं, यह अनुसरण हुआ, चूंकि सभी कार्ड बॉक्स हैं और सभी बॉक्स टार्च हैं और सभी टार्च जूते हैं इसलिए यह निश्चित रूप से सत्य है। क्या होगा? सभी कार्ड जूते हैं, पहला और अंतिम, ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब नए पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है, और वह कहलाता है यूकेलिप्टिस। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक वानिकी का प्रसिद्ध वृक्ष यूकेलिप्टिस कागज उद्योग और दवा निर्माण में सहायक होने के कारण अत्यधिक मात्रा में लगाया जाता है और भूमि के नीचे का अत्यधिक जल अवशोषण उर्वरा शक्ति को कम कर देने के कारण इसे पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है, यूकेलिप्टिस को। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? तो सभी लोग जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अम्ल वृष्टि का कारण। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये जल वाष्प में क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? NO2 हो गया प्लस H2O से क्रिया करके HNO3 बना देता है। उसी प्रकार SO2 हो गया, H2O जल से क्रिया करके H2SO4 बना देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित कथनों में से कौन जो है GDM के लिए सत्य नहीं?
देखिए, यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है या डीजीएम के लिए जीडीएम के लिए सख्त है। यह ग्लोबी तापीकरण को कम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव भी दिया है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध करता है। निषेध शब्द दे दिया गया, इसलिए आपका नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। जीडीएम के लिए यह सख्त आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। कारण यह है कि मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। अब दोस्तों हम यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। गणित में प्रश्न है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति को अपनी चाय की खपत में 500 रुपये के लिए 2 किलोग्राम की कटौती करनी पड़ती है। चाय की वर्तमान दर प्रति किलोग्राम में ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। नहीं, चाय के मूल्य पहले 100 थी, 20% की वृद्धि कर दी गई तो 120 हो गई। यानी कि मूल्य 100 और 120 हो गया। अपनी चाय की खपत में 500 रुपये के लिए 2 किलोग्राम की कटौती करनी पड़ती है। मतलब खपत 6:5 हो जाएगा। यानी 1 बराबर 2 किलोग्राम, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम हो जाएगा। नहीं, चाय का वर्तमान दर कितना हो जाएगा? 500/10 कर लीजिए, तो 50 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा चाय का वर्तमान दर निकल के आ गया। इसके लिए ट्रिक क्या होता है? वर्तमान दर बराबर होता है प्रतिशत बटे 100 गुणे किलोग्राम बटे मात्रा। तो प्रतिशत हमारा 20 है, गुणे 100 कर लीजिए। केजी 500 है और मात्रा 2, बराबर कितना निकल आएगा? 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 10 50 रुपये प्रति किलोग्राम निकल के आ जाएगा। तो चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति को अपनी चाय की खपत में 500 रुपये के लिए 2 किलोग्राम की कटौती करनी पड़ती है। तो चाय की वर्तमान दर प्रति किलोग्राम में कितनी हो जाएगी? 50 रुपये हो जाएगी। फार्मूला क्या वर्तमान दर के लिए? ट्रिक है, 20% की वृद्धि हो रही तो 20/100 कर लीजिए। यानी जितने प्रतिशत वर्तमान दर निकालने के लिए प्रतिशत बटे 100, और 500 के लिए दिया गया तो 500/2 किलोग्राम की कटौती हो रही तो बटे 2 कर दीजिए। बस इतना फार्मूला है, इस फार्मूले पे आपका आंसर आ जाना। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2:3 के अनुपात में थे। यदि मिश्रण के 25% को समान मात्रा में दूध के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? देखिए, 80 लीटर के मिश्रण के दूध में 2:3 के अनुपात में था, लेकिन मिश्रण के 25% को समान मात्रा में दूध के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अर्थात 80 लीटर का यहाँ पे लिख लीजिए, 80 लीटर का 25% कितना आएगा? 20 लीटर। शेष बचा मिश्रण 80 - 20 हो जाएगा, बराबर 60 लीटर शेष बचेगा। साठ लीटर जो शेष बचेगा वह 2:3 के अनुपात में, मतलब 2 मतलब 24 लीटर और 36 लीटर, क्योंकि टोटल 60 है। तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? 24 ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा, तो 24-20 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक बार और समझ लीजिए, 80 लीटर दूध का
25% होगा 20 लीटर। अब 80 लीटर में 20 लीटर को माइनस कर लेंगे तो टोटल हमारा शेष बचा मिश्रण 60 लीटर बचा। 60 लीटर जो है वह 2:3 के अनुपात में है, तो 60 लीटर को 2:3 के अनुपात में मतलब 24 लीटर और 36 लीटर आ गया। अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या कर लेना है, ये 20 था आपका और ये 24, 24 20 कितना हो जाएगा 44। तो अपना 44 अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा हो जाएगी 44 लीटर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ए और बी ने भाग लिया, जिसमें 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। कुल वोटों में से एक को 254 वोट प्राप्त हुए और 326 वोट जो है अवैध हो गए। यदि ए को कुल वोट का 25.4% वोट प्राप्त होता है तो बी को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस दिए गए, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। देखिए, इस प्रकार को प्रश्न हल करने के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुल मत मान लीजिए, कुल मत यहाँ पे मान लीजिए 100%, ठीक है। कितनों ने नहीं डाला है, तो नहीं डालने वाले 30%, यानी वैध मत टोटल कितने हो गए 70%। वैध मत कितने हो गए 70% हो गए, बचा 70% ही बचा। लेकिन वैध मत में यहाँ पे भी ध्यान देना है, अभी बचा है 70%। वैध मत अब यहाँ पे देखिएगा, वैध मत में 70% में से 326 अवैध निकल गए, यानी 70% माइनस 326 होगा। ए का मत कितना दिया गया 25.4% दिया गया है, 25.4 और 254 वोट, यानी ए का मत कितना हो जाएगा, ए का जो मत होगा वह कितना हो जाएगा, तो ए का मत बराबर 25.4% बराबर 254 मत, यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा 10 मत आ जाएगा, यानी 70% बराबर 700 मत आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आपने समझ लिया। अब क्या करना है, बी को प्राप्त वोटों की संख्या निकाल लेना है। 700 326 आपके अवैध हैं, 700 माइनस 326 कर दीजिए, और इसमें से पहला जो मत था 254 है, ए को प्राप्त हुआ, इसको भी माइनस कर दीजिए। तो 700 में 326 माइनस कीजिए जो अवैध थे, और 254 ए को प्राप्त हुआ है तो इसको भी माइनस करेंगे, तो बी में कितना आ जाएगा 120 हमारी टोटल बचेगी। ठीक है, 700 टोटल मत निकला, 700 में 326 जो है आपके अवैध निकल गए, 254 वोट ए को प्राप्त हुआ है, तो बी को कितना प्राप्त होगा 120 वोट। ठीक है, बी डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती, तो ज्ञात कीजिए कितनी देर में यह विपरीत दिशा में 108 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करते हुए उसी लंबाई की एक अन्य ट्रेन को पार करेगी। 76 सेकंड, 84 सेकंड, 96 सेकंड या 120 सेकंड में। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत आसान है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि 72 गुणे 5/18 बराबर 5 मीटर है। 500 धन ट्रेन की लंबाई कर लेना है, टोटल बटे 120 कर लेना है। ठीक है, ये फार्मूला है। ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आ गई, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे निकल के आ जाएगी, इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे 1900 मीटर आएगा।
इसको सॉल्व कीजिए। 1900 मीटर टोटल ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। तो समय अब बराबर कितना हो जाएगा? समय बराबर 1900 प्लस 1900, 2 बार होगा, 72 प्लस 108, विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं, गुणे 5/18, ये तो करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 19 दोनों 3800, 3800/50 बराबर 76 सेकंड, 76 सेकंड आ जाएगा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटे गति से 2 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती, तो कितनी देर में यह विपरीत दिशा में 108 किलोमीटर लंबे गति से यात्रा करते हुए उसी लंबाई की एक अन्य ट्रेन को कितने में पार करेगी? अब देखिए दोनों में डिफरेंस है, एक 72 किलोमीटर है, 108 है, विपरीत वाली 108 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें हमें सर्वप्रथम ने क्या बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय निकाल लेना है। ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई हमारी यहाँ से निकल आएगी 72 गुणे 5/18 बराबर 500 मीटर लंबा प्लेटफार्म, तो 500 प्लस ट्रेन की लंबाई भी होगी बट 120 हो जाएगा। इसको हम ट्रेन की लंबाई, इसको सॉल्व करेंगे, 1900 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार समय निकाल लेंगे, तो समय कितने देर में यह विपरीत दिशा में घंटे गति से यात्रा, कितने देर में समय निकालना है। तो 1900 मीटर ये ट्रेन हो गया, विपरीत वाली भी हो जाएगी 1900 मीटर, उसका भी हो गया, बटे 72 किलोमीटर पहले ट्रेन का, दूसरे के 108, इन दोनों को जोड़ देंगे, बटे 5/18 कर देंगे, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है कि एक नाव एक नदी के प्रवाह के साथ बहती है और 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि पूरी यात्रा को तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया कुल समय 5 घंटा है, तो धारा की गति और नाव की गति का अनुपात ज्ञात करना। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए प्रवाह के साथ समय कितना दिया गया है, 2 घंटा, और प्रवाह के विपरीत कितना दिया गया है, यदि पूरी यात्रा को तय करने में 5 घंटा लगता है, तो 2 घंटे अपना वो लग रहा है, 5 घंटे टोटल लग रहा है, तो विपरीत कितना निकल गया, 5 - 2 कीजिए तो 3 घंटे विपरीत का निकल के आ गया। नहीं, प्रवाह के विपरीत समय कितना लगा, 3 घंटे। तो ट्रिक हमारी क्या होती, नाव की चाल बटे धारा की चाल, यानी कि T1 प्लस T2 अपान T1 माइनस T2, यानी कि 3 + 2 अपान 3 - 2 बराबर गुणे 5/1 कर लेंगे। तो धारा की गति अनुपाते नाव की गति कितना आ गया, 1/5 निकल के आया ना, 3 × 2 = 5, 3 - 2। ठीक है, फार्मूला क्या होता है देखिए, 2 घंटे अपना गंतव्य है, विपरीत टोटल 5 लग रहा है, तो विपरीत कितना हो जाएगा, 5 - 3 करेंगे, 2 घंटे विपरीत निकल के आ गया। नाव की चाल बटे धारा की चाल फार्मूला होता है, यानी T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले से हमारा 3 + 2 अपान 3 - 2 आ गया, तो 5/1 आ गया, यानी 5:1 आ जाएगा। ठीक है, तो धारा गति और नाव की गति की अनुपात में जो 1:5 दिया गया वह 1:5 आएगा। ठीक है, क्योंकि नाव की चाल हमने ऊपर किया था और धारा की चाल नीचे किया था। ठीक है, तो 1:5। अगला प्रश्न देखिए, ए और बी क्रमशः 15,000 और 18,000 की पूंजी निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद ए ने अपने निवेश को दोगुना कर दिया, जबकि बी ने अपने निवेश को आधा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में ए को 12,500 का लाभ प्राप्त हुआ, तो ए और बी को मिलाकर अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए।
प्रश्न समझ लीजिएगा, डिफिकल्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिया गया है लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। यानी ए और बी के लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, 15,000 गुणे 6 धन 3,000, 30,000 हो जाएगा। गुणे 6, ये हो गया अनुपाते। इसके बटे में लिखिएगा 18,000 गुणे 6 धन 9,000 गुणे 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी बराबर कितना आएगा, 5:3 के। सभी लोग लिखते जाइए बराबर 5:3। चूंकि 5 बराबर 12,500 दिया गया है, ए को कितना लाभ प्राप्त होता है, 12,500, इसलिए 1 बराबर 2,500 रुपये आ जाएगा। तो कुल लाभ कितना आ जाएगा, 8 गुणे 2,500 बराबर 20,000। क्योंकि यदि वर्ष के अंत में ए को 12,500 का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, तो इसका हमारा कितना आ गया, 20,000। किस ऑप्शन में दिया गया है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कोई व्यक्ति अपने 6 दोस्तों को कितने प्रकार से निमंत्रण कार्ड भेज सकता है यदि उसके पास 4 नौकर हैं। तो वह दोस्तों 4 की पावर 6 प्रकार से 6 दोस्तों को कार्ड भेज सकता है। तो निमंत्रण कार्ड भेजने का तरीकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात 4 की पावर 6, यानी डी ऑप्शन। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, एक डीलर एक वस्तु की कीमत उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और एक ग्राहक अंकित मूल्य पर 20% और 25% के 2 क्रमिक छूट पर बेचता है। यदि उसे 140 की हानि उठानी पड़ती है तो वस्तु की लागत मूल्य कितने रुपए में होगी। देखिए लागत मूल्य मान लीजिए 100 रुपये, अंकित मूल्य 140 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें 20% फिर हानि होती है और फिर 25% हानि होती है। तो इस प्रकार से समझने के लिए मान लीजिए लागत मूल्य माना 100, अंकित मूल्य 140 और विक्रय मूल्य यहाँ पे समझ लीजिए। तो अंकित मूल्य 140 हुआ, जिसमें से 20% जो है 2 छूट से बेचता है, यानी 20% माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 112। और इसमें फिर 25% को 2 क्रमिक छूट देता है तो 112 के बाद क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा 84। तो लागत मूल्य कितना होगा यहाँ,
140/16 गुणे 100 कर लीजिए। 140/16 गुणे 100 यानी 875। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपने 16 देखा होगा। देखिए, जब 84 आपका विक्रय मूल्य निकलता है और हमने 100 माना था, यहाँ पे हमारा टोटल 16 बचता है ना। वही 140, 16 बच रहा था बटे 16 मल्टीप्लिकेशन 100 कर दिया हमने। ठीक है, 875 आपकी वैल्यू आ गई। अगला, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 12 है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं, फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इस फार्मूले पे रख देना। अब देखिए, ए बी सी का मान यहाँ पे 6 दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी का 12 दिया गया है, तो 6 का वर्ग कर लीजिए और ए वर्ग बी वर्ग निकालना है, और ए बी सी इसका भी 12 दिया गया है, यानी 6 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणे 12, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है। इसका फार्मूला हमें निकालना है ना, तो इसको हमें तोड़ लेना है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इतना लिख लीजिए। यानी तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारा निकल के आ गया 6 दिया गया है, तो 6 गुणे 12 माइनस 12, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 300 और 700 के बीच की कितनी संख्या 5, 6, 8 से विभाज्य है। 300 और 700 के बीच कितनी संख्या 5, 6 और 8 से विभाज्य। देखिए, 5, 6, 8 का ले लीजिए लासा, लघुत्तम समापवर्तक 120 आ जाएगा। 300 और 700 के बीच की संख्या की अगर बात करें, यानी 301 से लेके 699 तक। तो अब हमें करना क्या है, 301/20 माइनस बड़ी लिख लेंगे, 699/120 माइनस 301/120। इसको हल कर लीजिए, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। तो 300 और 700 के बीच कितनी संख्या 5, 6 से विभाजित 3 संख्या। अगला प्रश्न है, पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है, कोण एस पी क्यू बराबर 60, क्यू आर बराबर 40 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी दिया गया 40 गुणे 10 गुणे साइन 60 दिया गया है, तो 40 गुणे 10 बराबर 400 और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है।
2 से कट जाएगा, यानी 200 अंडर रूट 3 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो 200 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। के का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण 4x² + 49 - 4k x = 0 के दोनों मूल अगर बराबर हों तो। देखिए जब मूल बराबर होते हैं अर्थात d = 0, यानी b² - 4ac = 0, यानी कि 16k² b² यानी कि 16k² बराबर 4 × 4 × 49 के, यानी कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो दोनों मूल बराबर हैं, k का मान 7 आ जाएगा। एक हीरे का मूल इसके वजन के वर्ग के सीधे समानुपाती है। एक व्यक्ति गलती से हीरे को 3:5:7 के अनुपात में 3 टुकड़ों में तोड़ देता है और इसलिए उसे 22,600 की हानि होती है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? ऑप्शंस दिए गए, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। मूल समानुपाते वजन का स्क्वायर, वजन का अनुपात 3:5:7, यानी मूल 15 का स्क्वायर बराबर पहले 15 था, टोटल योग कर लेंगे कितना हो जाएगा 7 3 10 5 15 होता है ना। तो पहले हमारा यहाँ पे मूल कितना था 15 का स्क्वायर अनुपाते, अब कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो खपत कितना हो गया 15 का स्क्वायर मतलब 225 और 3 9 25 और 49 यानी टोटल 83। तो 225 और 83 आ गया, इसलिए चूंकि 142 जो दिया गया है, कितना हो जाएगा अनुपाते वजन का स्क्वायर होता है, 142 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 42,600। 225 में 83 माइनस करेंगे 142 आएगा, 142 का कितना आ जाएगा 42,600। तो 225 का कितना आ जाएगा 67,500। इसलिए जो डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया गया 67,500 वो सही हो जाएगा, क्योंकि 42,600 की हानि होती है। ठीक है, तो 142 में 42,600 की हानि होती है, 225 में कितना हो जाएगा 67,000, वास्तविक मूल्य 500 बचेगा। एक खरगोश शेर की प्रत्येक 2 छलांग के लिए 7 छलांग लगाता है और एक तेंदुआ खरगोश की प्रत्येक 7 छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है। शेर द्वारा 4 छलांग तय की गई दूरी, तेंदुए द्वारा 2 छलांग में तय की गई दूरी और खरगोश द्वारा 7 छलांग में तय गई दूरी बराबर है, उनकी गति का अनुपात कितना हो जाएगा? प्रश्न इजली है लेकिन घुमा के पूछ लिया गया। देखिए खरगोश, शेर और तेंदुआ, खा से खरगोश, सा से शेर, ता से तेंदुआ। छलांग की लंबाई 7, 2 और 5, छलांग की दूरी 8, 14 और 28। छलांग कितना लगा रहा है? शेर 4 छलांग तय करता है, यानी शेर में क्या कर देना है, शेर गुणे 4 बराबर तेंदुआ 2, तो 2 गुणे तेंदुआ कर दीजिए बराबर खरगोश 7 छलांग, 7 गुणे खरगोश कर लीजिए। कुल दूरी गुणे चाल कितना आ गया 56, 28 और 140 अनुपात में है, 56:28:140। क्योंकि हमने निकाला था ना 7:2:5 छलांग की लंबाई थी, तो 4 सते 28, 14 दूनी 28 और 28 पंचे 140।
जब हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 56:28:140, यानी कि 2:1:5 के अनुपात में, तो 2:1:5 के अनुपात में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, 15 मित्रों के एक समूह में समूह की औसत लंबाई 152 सेंटीमीटर है, लेकिन जब एक मित्र ने आगे की पढ़ाई के लिए समूह को छोड़ दिया और 3 अन्य व्यक्ति समूह में शामिल हो गए, अब समूह की औसत लंबाई 148 हो जाती है, तो समूह को छोड़ने वाले व्यक्ति की लंबाई क्या है? यदि समूह में शामिल होने वाले तीनों व्यक्तियों की कुल लंबाई 362 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, 15 मित्रों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? औसत 152 है, तो 15 गुणे 152 कर लेंगे, यानी 2280 सेंटीमीटर आ गया। समूह छोड़ने वाले व्यक्ति की लंबाई मान लेते हैं x है, यानी कि 2280 माइनस एक्स प्लस 362, बराबर क्या आ जाएगा? 17 गुणे 168, यानी कि 2642 माइनस एक्स बराबर 2516, यानी x बराबर 126 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सही हो जाए। दी गई दो संख्याओं में दो चिन्हों को आपस में बदलने पर क्रमशः समीकरण 1 और 2 का मान क्या होगा? समीकरण 1 और 2 दोनों दिए गए। यहां पे देखिए, 7 धन 3 ऋण 8 भागे 2 गुणे 9, क्योंकि दो संख्याओं और दो चिन्हों को बदलना है। पहले समीकरण में बदल लिए, 7 धन 3 ऋण 8 भागे 2 गुणे 9 कीजिए, यानी कि 7 धन 3 ऋण 4 गुणे 9, यानी 7 धन 3 ऋण 36, यानी 10 ऋण 36, यानी -26। पहले क्या आ जाएगा? -26। पहले का जब -26 आ गया तो ऑलरेडी पता है बी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार सेकंड का कर लीजिए, 4 धन 3 ऋण 9 गुणे 8 भागे 2, 4 धन 3 ऋण 9 गुणे 4, 4 धन 3 ऋण 36, यानी 7 ऋण 36, यानी -29। ठीक है, केवल क्या है यहाँ पे दिया गया है, दो संख्या और दो चिन्ह को आपस में केवल बदल देना बस। एक निश्चित कूट भाषा में BEHOLD को BDEHLO के रूप में लिखा जाता है और INDEED को DDEIN के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में COURSE को कैसे लिखा जाएगा? सिंपल सी बात है, कैसे लिखा जाएगा सभी जानते हैं। कैसे लिखा जाएगा? सभी लोग यहाँ पे बताइए। देखिए, तर्क शब्द अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। BEHOLD लिख लीजिए सभी लोग, और इसका क्रम क्या होता है? 2, 5, 8, 15, 12 और 4। इसी प्रकार BDEHLO का क्रम देखिए क्या आता है,
2, 4, 5, 8, 12 और 15। तो जब इस प्रकार से इसको लिखा जाता है तो इसको भी हमारा COURSE को CEORSU के द्वारा लिखा जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्द माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर वे एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकें और संग्रहालय, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, कलाकृतियाँ। क्योंकि किया गया है कि पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, तो संग्रहालय वह स्थान है जहाँ कलाकृतियाँ रखी जाती हैं, इसलिए कलाकृति सही होगी। इनमें से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? देखिए यहाँ तर्क दिया गया है 10वें क्रमागत गुणजों का घटता क्रम दिया गया है। 382 में -60 करें, फिर -50 होगा, फिर -40 होगा, फिर -30 होगा, फिर माइनस क्या होगा, 20 होगा। तो 202 में 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 182। अब देखिए आपके ऑप्शन पे दिए गए हैं, उस विकल्प को चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी घूर्णन की अनुमति नहीं दे रहा, उस आकृति को यहाँ पे चयन करना। आपके ऑप्शंस 4 दिए गए, तो यहाँ पे हमारा होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन है। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे डबल लाइन दी गई। अगला, चिन्हों का प्रतिस्थापन करने और दिए गए समीकरण को संतुलन करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करना, और वह सही संयोजन है ये वाला। पहले गुणा कीजिए, 21 × 4 कीजिए, फिर माइनस कीजिए, फिर भागे कीजिए, फिर प्लस करिए, तब आपकी वैल्यू 83 आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? दो होगा दोस्तों, FU। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाए। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों को विभाजित किए बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। 3 14 1, 4 36 2। यहाँ पे आएगा 8 260 2। इसी प्रकार अगला है, चिन्हों को करना है। ये चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे हमारा पहला आएगा प्लस भागे, प्लस गुणा भागे और बराबर। 60 वैल्यू आएगी, यहाँ पे बराबर आएगा, 60 वैल्यू निकालना है। 12 + 24 × 4 भागे 2। अगला, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित तरीके के समान है और एक अलग है, विषम को चुनना है। तो HGF में देखा जाए तो 8 7 6 आता है। RQP में देखा जाए 18 17 16 आता है। UVW में देखा जाए 21 22 23 आता है।
LKG में देखा जाए 12-10 आता है। तो केवल यहाँ पे जो देखा जाए UVW, इसको आरोही क्रम या ठीक पूर्ववर्ती अक्षर क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है, इसलिए यह आरोही क्रम या उससे पूर्ववर्ती जो प्रश्न कह रहा है एक अलग है, वह विषम अलग आपका सी वाला है। अगला है, फोन पे अगर बात करना है तो टेलीविज़न पे क्या करते हैं? फोन पे बात करते हैं तो टेलीविज़न क्या है, देखते हैं, सिंपल सी बात है। उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के साथ मोड़कर बनाया गया है। ये उस घन का चयन करना है, रेखाओं की सीट को ये मोड़कर बनाया गया है। वह दोस्तों है ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं और ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए केवल जो पहला हो 2, 3, 5। डी ऑप्शन सही हो जाए। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण के नीचे अनुसार PQ रखा गया हो। तो BLZ के 54 1M अगर दर्पण PQ रखा गया है, उसका जो चलचित्र बनेगा वह क्या बनेगा? तो उल्टा बनेगा। और उल्टा कैसे बनेगा? पहला वाक्य ML42KZLB उल्टा बन जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से बन जाएगा पूरा M145 उल्टा कर देंगे तो ऐसा बनेगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। पहली आकृति ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, चौथे में क्या आकृति होगी? चौथे में आपकी आकृति पहला जो ऑप्शन दिया गया क्यों होगी? देखिए ये और जो सेम दिए गए तो ये और ये भी सेम होंगे। जब ये और ये सेम है तो ये और ये भी सेम होंगे, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हमने यहाँ पे 120 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया, जिसमें हमने आपको बताया भी था सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कंप्लीट किया गया है। और इस तरह से बहुत से जो है आपके हम प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर करने वाले हैं, जिसमें आपके सिलेबस रहेगा प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पर्यावरण, भूगोल। ये डेली आपके 7 PM में क्लास जो है अपलोड हो जाएगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी मजबूत कीजिए और शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए अपने TT फैमिली से जुड़े रहिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।